लोक प्रशासन के अध्ययन के दृष्टिकोण अथवा उपागम के भाग 3 में आपका स्वागत करता हूँ। यह जो शीर्षक हम पढ़ने जा रहे हैं यह एमए प्रीवियस और फाइनल दोनों स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और जैसा कि अभी तक हमने देखा है कि लोक प्रशासन के अध्ययन के जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं उन दृष्टिकोणों के अपने अपने आधार हैं। घटनाओं को देखने और समझने का उनका अपना एक नज़रिया है। उस आधार पे वो प्रशासनिक जो संरचना है, उसकी जो कार्य प्रक्रिया है और जो कार्य व्यवहार है उसके बारे में वो सुझाव दे रहे हैं कि भाई प्रशासनिक क्रियाओं को किस तरह से संरचित और संचालित किया जाना चाहिए। इसी दृष्टि से हम देखें कि नवीन लोक प्रशासन ने लोक प्रशासन में प्रासंगिकता और समानता, मूल्य और संदर्भ और ग्राहक उन्मुखता, सकारात्मक परिवर्तन जैसी बातों की वकालत की। और नवीन लोक प्रशासन ने लोक प्रशासन में जो लोक कल्याण की जो बात है, यानी राज्य का जो स्वरूप है वो लोक कल्याणकारी होनी चाहिए और राज्य को लोक कल्याण के विभिन्न कार्यों से जोड़ना चाहिए, यह मत प्रतिपादित किया। यानी अर्थ ये है कि नवीन लोक प्रशासन ने एक और जहाँ राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने की वकालत की, दूसरी तरफ प्रशासनिक तंत्र को भी लोकतांत्रिक बनाने की सिफारिश की। तो इस प्रकार से नवीन लोक प्रशासन ने शुरुआत की कि भाई प्रशासन कैसा होना चाहिए। तो जो हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं या जो क्लाइंट्स हैं, उनकी क्या वास्तविक समस्या है उसको समझें और व्यापक परिदृश्य में समाज में और समाज की जो विभिन्न समस्याएं हैं, आर्थिक विभिन्न समस्याएं हैं, विभिन्न आर्थिक समस्याओं को समझकर और नीति निर्माण में राजनीति के साथ एक क्या करना चाहिए, सक्रिय साझेदारी निभानी चाहिए। यानी दोनों में जो पृथकत्व था राजनीति प्रशासन का, इसको नवीन लोक प्रशासन ने समाप्त किया और प्रशासन को और अधिक सक्रिय बनाने की बात की। इसी परिप्रेक्ष्य में देखिए कि जो लोक चयन उपागम है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, यह इसको हम कह सकते हैं कि वन स्टेप फर्दर, यानी एक कदम और आगे प्रशासन को मैंने उसका लोकतांत्रिकरण करने की दिशा में एक कदम और आगे यह प्रयास माना जा सकता है। और परंतु इसका जो दृष्टिकोण है वह थोड़ा आर्थिक कारणों से क्या है, प्रभावित है। यानी ये लोकतंत्र के विस्तार को आर्थिक क्रियाओं में लोकतांत्रिकरण के विस्तार के साथ जोड़ता है। यानी डेमोक्रेटाइजेशन का सही मायने क्या है कि लोगों में आर्थिक स्वतंत्रता, उनको आर्थिक स्वतंत्रता दी जाए। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझ लें कि व्यक्ति को है ना शासन के आर्थिक निर्णयों में अधिक भागीदारी मिलनी चाहिए, उनको अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर नागरिक एक कंज्यूमर के रूप में भी और नागरिक एक भागीदार के रूप में भी अधिक स्वतंत्रता की वकालत की जा रही है लोक चयन उपागम में। तो ये एक संक्षेप में बात मैंने कही। अब हम थोड़ा विस्तार से देखें कि लोक चयन उपागम जो है वह क्या बातें कह रहा है। यह जो उपागम है ये मूलतः विंसेंट ऑस्ट्रॉम, जो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1974 में प्रकाशित हुई। तो इस पुस्तक में उन्होंने प्रशासनिक जो ढांचा है जिसको सामान्यतः हम नौकरशाही कहते हैं, इस पर उन्होंने बहुत ही इसकी आलोचना की, ज़बरदस्त आलोचना की। और उन्होंने कहा कि नौकरशाही जो प्रकार का जो ढांचा होता है, उसके जो प्रशासनिक तौर तरीके होते हैं, वह जो है लोकतांत्रिक प्रशासन के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी राज्य का स्वरूप तो लोकतांत्रिक है, राज्य लोक कल्याणकारी है, लेकिन जो प्रशासनिक तंत्र है उसका, नौकरशाही प्रकार का जो प्रशासनिक तंत्र है वह लोकतंत्र के मूल्यों के अनुसार संचालित नहीं किया जाता। या यूँ समझ लें कि नौकरशाही अपने आप में लोकतांत्रिक मूल्यों का विरोधी है। तो उन्होंने तर्क क्या दिया? तर्क ये दिया कि यदि हम डिक्लेयर करते हैं, यदि हम ये दावा करते हैं कि हम एक लोकतंत्र हैं, तो हमको
इसका पैमाना क्या होना चाहिए कि भाई लोकतंत्र का क्या पैमाना है कि हम एक लोकतांत्रिक प्रशासन है। तो उन्होंने तर्क ये दिया कि लोकतांत्रिक प्रशासन से तात्पर्य है कि क्या हम अपने नागरिकों को लोक सेवाओं और वस्तुओं के कह सकते हैं चयन में क्या हम दो विकल्प देते हैं क्या। वह दो विकल्प क्या है, चॉइस करने का या एग्ज़िट करने का। चॉइस और एग्ज़िट का मतलब है कि जो प्रशासन जो सेवाएं हमें उपलब्ध करा रहा है वो सेवाएं क्या हमारे लिए बाध्यकारी है, क्या हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है कि भाई जो वस्तु और सेवाएं राज्य हमें उपलब्ध करा रहा है वो हमको लेनी ही पड़ेगी, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, कोई दूसरी संस्था नहीं है, कोई निजी क्षेत्र की संस्था उन वस्तु और सेवाओं का वितरण नहीं कर रही है, तो जो आपको मिल रहा है वो आपको लेना ही पड़ेगा और जो कीमत आपको दी जा रही है, जिस कीमत पे दी जा रही है वो कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। तो अगर आपकी जो आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार से है कि वस्तुओं और सेवाओं के वितरण में केवल एक ही प्लेयर है, एक ही खिलाड़ी है और वह है राज्य, वह है उसकी जो कार्यात्मक भाग प्रशासन, तो लोग नौकरशाही जिस प्रकार से आपको वस्तु और सेवाएं उपलब्ध करा रही है वो आपके लिए बाध्यकारी बन रही है क्योंकि आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। जब विकल्प नहीं है तो आपको जिस कीमत पे वो वस्तु और सेवाएं मिल रही है वो लेनी पड़ेगी। तो वो कह रहे हैं कि ये जो स्थिति है तो यह लोकतंत्र का पैमाना नहीं हो सकता। तो लोकतंत्र यदि आप क्लेम करते हो कि हमारा जो शासन तंत्र है वो लोकतांत्रिक है, हमारा जो प्रशासनिक तरीका है कार्य करने का, जो नौकरशाही प्रशासन है वह लोकतांत्रिक है, तो फिर आपको अपने नागरिकों को चयन अथवा छोड़ने का विकल्प देना पड़ेगा। तो ये संभव कब होगा, चयन और विकल्प का जो है विकल्प आप अपने नागरिकों को कब दे पाएंगे। ये तभी दे पाएंगे जब जिन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन राज्य जो कर रहा है या प्रशासनिक तंत्र जो आपको उपलब्ध करा रहा है उसके अलावा भी बाज़ार में दूसरे लोग हैं तो वो भी आपको उन्हीं प्रकार के वस्तु और सेवाओं का जो है विकल्प भी दे रहे हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक वक्त था जब भारत में केवल एम्बेसडर कार्स और फिएट कार ही बनती थी और बिकती थी, ये 70 के दशक की बात थी। तो आपके पास कोई विकल्प नहीं था, या तो आप फिएट कार खरीदते या फिर आप एम्बेसडर कार खरीदते, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। एम्बेसडर कार जो है भारत सरकार का एक उपक्रम हुआ करता था। तो आज की स्थिति से इसकी तुलना करें तो आप देखिए कि आपके पास अगर आप कार खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे विकल्प हैं, तो आप बाध्य नहीं हैं कि नहीं हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। तो ये जो व्यवस्था है जहाँ पर आपको अनेक विकल्प मिलते हैं, यही लोकतंत्र का पैमाना है। क्योंकि नागरिक जो है कोई भी वस्तु और सेवाएं भले वो सरकार से ले चाहे प्राइवेट से ले तो वो पैसे देता है, ही पेज मनी। तो अगर वो पैसे देता है तो उसको विकल्प होना चाहिए। आप जस्ट इमेजिन करें कि आप बाज़ार जाते हैं और जो भी आप वस्तु खरीदना चाहते हैं उसकी एक ही दुकान है, तो फिर तो जो सामान वहाँ मिल रहा है उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो कीमत है वही आपको ख़रीदना है, क्योंकि आपके पास और दुकानें नहीं हैं और विकल्प नहीं है, तो आप बाध्य हो जाते हैं। तो ये लोकतांत्रिक जो है व्यवस्था नहीं कहलाएगी, ये लोकतांत्रिक अवस्था भी नहीं कहलाएगी। तो जब तक नागरिकों को चयन करने और छोड़ने का विकल्प हम नहीं देते हैं तो हम लोकतांत्रिक प्रशासन का दावा नहीं कर सकते हैं। तो ये उनका जो बेसिक आर्गूमेंट है वो यही है लोक चयन उपागम का, कि जब तक हम नागरिकों को चॉइस और एग्ज़िट का विकल्प नहीं देते, चयन अथवा छोड़ने का विकल्प नहीं देते, तो लोकतंत्र सही मायने में संचालित नहीं किया जा रहा है। और इसी आधार पे वो नौकरशाही प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसकी आलोचना करते हैं कि नौकरशाही जो है वह हमें उसमें इनोवेशन नहीं है, उसमें नवाचार नहीं है, उसका अपना एक विशेष तरीका है वस्तु और सेवाओं के उत्पादन का, और वो जो उपलब्ध कराती है वह उसकी जो कीमतें हैं, उसकी गुणवत्ता है, वो जैसी भी है वो नागरिकों को लेनी पड़ती है। तो जब तक हम दूसरे जो बाज़ार की जो दूसरी संस्थाएं हैं यानी निजी क्षेत्र की जो संस्थाएं हैं उनको जब तक हम उसी प्रकार की वस्तु और सेवाओं के
उत्पादन और वितरण का अधिकार नहीं देते या अवसर नहीं देते, तब तक नागरिकों के हितों की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए लोकतंत्र की ओर इसको एक और आगे की कदम, या हम कह सकते हैं लोकतंत्र की दिशा में एक और आगे का कदम इसको माना जा सकता है लोक चयनोपागम। तो यह विशेषकर आर्थिक स्वतंत्रता की बात करता है, यानी यह चाहता है कि सरकार के अलावे भी बहुत सारे बाज़ार में जो है निजी क्षेत्र की संस्थाएं होनी चाहिए और उनको भी वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का अधिकार मिलना चाहिए। तो आप इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि यह उदारवाद लोकतंत्र की बात करता है, यह बड़ा बाज़ार और छोटी सरकार की बात करता है। तो अब हम थोड़ा और सिस्टमेटिकली देखें कि यह जो लोक चयनोपागम है उसमें वो और किन आधारों पर नौकरशाही की आलोचना करती है। तो देखिए, बुकानेन, ऑस्ट्रोम और निस्कानेन, ये जो विचारक हैं वो कहते हैं कि नौकरशाही जो है प्रशासनिक अहमवाद का शिकार होती है, या जनहित के लिए नहीं बल्कि जो उस राज्य की संप्रभु शक्तियाँ हैं उसका प्रयोग अपने स्वहित के लिए करती है। यानी ये दिखाती तो है कि हम राज्य के एक अभिन्न अंग है, राज्य की संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करती है, यह जो नीति निर्माण करती है या जो योजनाएं कार्यक्रम बनाती है दिखाने के लिए कि यह लोकहित के लिए वो कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं या नीतियाँ बनाई जा रही हैं उसमें इनके हित को, ये अपने हितों को पहले प्राथमिकता देते हैं। यानी ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते जिससे कि इनके हितों या इनकी शक्तियों में कमी आ जाए या इनके सुख सुविधाओं में कोई कमी आ जाए या इनसे जो जुड़े हुए वर्ग हैं जिनके साथ इनकी लाइजनिंग है उनको ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो कुल मिलाकर जो नौकरशाही व्यवस्था है वह लोकतांत्रिक नहीं है और ट्रांसपेरेंट नहीं है। उसके जो फैसले हैं उन फैसलों में जो है पारदर्शिता की कमी होती है। इसलिए नौकरशाही प्रशासनिक जो कार्य करने का तौर तरीका है वह जनहित के लिए नहीं बल्कि स्वहित या वर्ग विशेष से प्रेरित होकर कार्य करती है। फिर आगे ये लोग कहते हैं कि जो नौकरशाही का जो ढांचा है यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो उससे उनको ज़्यादा विशेष गुरेज नहीं है, परहेज नहीं है, उससे आपत्ति नहीं है। वो कहते हैं कि ढांचे से हमें परेशानी नहीं है परंतु इनके कार्य करने का जो तौर तरीका है वह लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि यह जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं होते, ये प्रगतिशील नहीं होते, यानी इनोवेशन नहीं करते, नवाचार नहीं करते। और इस कारण से ये उत्पादक अर्थव्यवस्था के लिए ये जो नौकरशाही प्रकार की जो कार्य प्रणाली होती है, जो नियमों से जकड़ी हुई होती है, जो सोपानिक ढांचे या ऊपर से आदेश आता है, अधीनस्थों को उन आदेशों को मानना पड़ता है, तो ये जो तरीका है इस तरीके से हम अधिक उत्पादक नहीं हो सकते। उत्पादक अधिक होने के लिए आपको लोगों की आवश्यकताओं को समझना पड़ता है और जो नई तकनीक आ रही है उसको आत्मसात करना पड़ता है, अपने तौर तरीकों में, कार्य प्रणाली में समसामयिक परिवर्तन, व्यापक परिवर्तन लाना पड़ता है। तो यानी आपके पास कैसा प्रशासनिक तंत्र होना चाहिए? एक ऐसा प्रशासनिक तंत्र जो बहुत ही लोचशील है, समय की मांग के अनुसार अपने कार्य प्रणाली और व्यवहार में परिवर्तन कर सके। लेकिन नौकरशाही जैसा हम जानते हैं इसका सबसे बड़ा इसके ऊपर जो आरोप लगता है वो यही है कि नौकरशाही जो कार्य प्रणाली होती है वह क्या होती है, बहुत नियमों से बंधी होती है, रूल ओरिएंटेड होती है, प्रोसीजर ओरिएंटेड होती है। इसीलिए वह जो नियम और कार्य प्रक्रियाएं जो उच्च स्तर पर कार्यपालिका सचिवालय के द्वारा या जो नियम संसद के बनाए गए अधिनियमों के अंतर्गत वर्णित होते हैं उसी के अनुसार इसको कार्य करना पड़ता है। तो इनको जो है बदलते हुए परिवेश के अनुसार अपने नियमों को, प्रक्रियाओं को बदलने की स्वायत्तता नहीं होती है। इसलिए ये बड़ी कठोर प्रकार की शासन प्रशासनिक तंत्र होता है और यही कारण है कि बुकानेन, ऑस्ट्रोम, निस्कानेन जैसे जो विचारक है और नौकरशाही को उत्पादक अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं मानते। तो इस प्रकार से लोक चयनोपागम है क्या, तो यह क्या बात कर रहा है, ये क्या तर्क दे रहा है? यह तर्क दे रहा है कि नौकरशाही प्रकार की जो कार्यप्रणाली है वह प्रोग्रेसिव इकॉनमी के लिए, उत्पादक अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसकी जो कार्य करने की प्रणाली है उसमें लोचशीलता या संवेदनशीलता का अभाव होता है।
तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि नागरिकों को हमें अधिक चयन के अवसर उपलब्ध कराएं, है ना। लोक चयन उपागम जो है वो किन बातों को बल देता है? वह कहता है कि नागरिकों को अधिक चयन की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अधिक उनको यह अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वो पे करते हैं, वो पैसे देते हैं, मुफ्त में उनको सेवाएं नहीं मिलती है। नो सर्विसेज आर फ्री। सरकार भी अगर आपको कोई सुविधा दे रही है तो वो टैक्स पेयर द्वारा जो पैसे उसने कलेक्ट किए हैं उन्हीं पैसों को खर्च कर रही है। तो उसी के आधार पे और चूँकि हमने पे किया है, हम हर सेवा के लिए पे करते हैं, तो हमारा अधिकार होता है कि हम जो है हमारे पास चयन करने अथवा छोड़ने का विकल्प होना चाहिए। इसलिए वो ये बार बार कहते हैं कि चयन अथवा छोड़ने का विकल्प देना आवश्यक है। और इसलिए लोक चयन उपागम जो है नौकरशाही विरोधी है। वो एक ही संस्था के बजाय वो चाहती है कि बहुत सारे संस्थाएं व्यवस्था में हों, यानी नौकरशाही के अलावा भी निजी क्षेत्र में बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हों, या ऐसी संस्थाएं सरकार की भी हो सकती हैं जो स्वायत्त हो, यानी नौकरशाही प्रकार के कार्यप्रणाली से अलग होकर, और वो भी बाजार के शक्तियों के अनुसार वस्तु और सेवाओं के वितरण का उसके पास अधिकार होना चाहिए, कीमतों के निर्धारण का अधिकार होना चाहिए। तो यह केवल एक नौकरशाही के बजाय क्या चाहती है कि बहुत सारी संस्थाएं हों। जब बहुत सारी संस्थाएं होंगी तो वस्तु और सेवाओं के वितरण के लिए बहुत सारे जो है हमारे सामने विकल्प आ जाएंगे कि हम किनसे, जिसकी सेवा अच्छी होगी, जिसकी कीमत अच्छी होगी, उसको हम खरीद पाएंगे। तो ये विकल्प तभी मिलेगा जब वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और वितरण में केवल नौकरशाही नहीं हो, बल्कि बहुत सारी संस्थाएं हों। इसलिए लोक चयन उपागम जो है संस्थागत बहुलवाद का समर्थन करता है, और ये चाहता है कि ये जो संस्थाएं हों वो लोकतांत्रिक पद्धति से कार्य करें, यानी कि जो ये वस्तु और सेवाओं का वितरण कर रहे हैं और जिन ग्राहकों के लिए कर रहे हैं, तो ग्राहक अपनी बात उन तक पहुंचा सके कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है और हम क्या कीमत दे सकते हैं। उस आधार पर आपको निर्णय लेने चाहिए, यानी ग्राहक उन्मुखी होना आवश्यक है संस्थाओं का, और जो भी फैसले ये संस्थाएँ करें वो उनमें ग्राहकों की भागीदारी होनी चाहिए। इसी दृष्टि से आप समझ लीजिए कि लोक चयन उपागम जो है वो आर्थिक तर्कों के आधार पर लोक सेवा वितरण की वकालत करता है। यह कहता है कि जो वस्तु और सेवाएं बन रही हैं उनका उत्पादन हो रहा है, उसका एक क्या होना चाहिए, उसका एक आर्थिक पक्ष है। आर्थिक पक्ष का मतलब उसकी वस्तुओं की गुणवत्ता या सेवाओं की जो गुणवत्ता है और जो कीमतें हैं वह कैसी होनी चाहिए। वह होनी चाहिए जो ग्राहक उसको अफोर्ड कर सके, जिसको वो खरीद सकता है, ले सकता है। और ये तभी संभव होगा जब एक स्वस्थ प्रतियोगिता होगी, और स्वस्थ प्रतियोगिता तब होगी जब संस्थागत बहुलवाद की स्थिति हो। तो इसलिए आर्थिक तर्कों के आधार पर ये कहता है कि लोक सेवा का वितरण किया जाना चाहिए, यानी कि लोक सेवाएं जो है वो ज़्यादा कम कीमतों वाली और अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। नौकरशाही व्यवस्था इस प्रकार इस पैमाने पर उपयुक्त नहीं है। तो ये स्थिति तभी आएगी जब संस्थागत बहुलवाद की स्थिति पैदा हो। इसीलिए यह लोक प्रशासन के विकेंद्रीकरण की बात करता है। ये कहता है कि केवल नौकरशाही जो है वही एक केंद्रीय सत्ता या संरचना नहीं होनी चाहिए जो वस्तु और सेवाओं का वितरण करे। बहुत सारी संस्थाएं होनी चाहिए और उन्हें भी अधिकार होना चाहिए कि वस्तु और सेवाओं का ग्राहकों के ज़रूरतों को ध्यान में रखकर वह निर्णय ले सकें और उनको उपलब्ध करा सकें। तो विकेंद्रीकरण यानी कि एक से अधिक संस्थाओं की बात कर रहा है और स्वायत्त संस्थाओं की बात कर रहा है। प्रशासन में जनसहभागिता की बात करता है। पेशेवर अभिकरणों की स्थापना की बात करता है। पेशेवर अभिकरणों से मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में जो अपने काम को करने में प्रोफेशनल है। जबकि नौकरशाही में हम देखते हैं कि नौकरशाही विशेषकर भारत जैसे देशों में जो है वो सामान्य बहुल होता है, वो पेशेवर नहीं होते हैं, जर्नलिस्ट डोमिनेटेड होते हैं। प्रोफेशनल होने चाहिए जो वस्तु और सेवाओं के गुणवत्ता का
है ना श्रेष्ठ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सके, उनकी गुणवत्ता का निर्धारण कर सके, जो बदलते हुए तकनीक का प्रयोग करें और जो है प्राइस को कट करें, प्राइस को मिनिमाइज करें, उनकी क्वालिटी को बढ़ा सकें। तो ये सब पॉसिबल तभी होगा जब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, प्लूरल इंस्टीट्यूशंस, वह कैसे हो, प्रोफेशनल्स, अपने काम को करने में माहिर हो। इसलिए प्रोफेशनलिज्म की बात करता है। तो आगे अगर हम देखें तो प्रशासन और ये राजनीति में यद्यपि यह इसका ये जो द्वैध हुआ है, डायकोटमी है, उस डायकोटमी को ये इस रूप में स्वीकार कर रहा है कि राजनीति जो है वो राजनीतिक निर्णयों को ले, लेकिन प्रशासन जो है वो अपने कार्य को करने में विशेषज्ञता उसको हासिल करनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म लाना चाहिए, और इस आधार पे वह अलगाव की बात कर रहा है। यानी ये विल्सोनियन डायकोटमी ने, विल्सन ने जिस प्रकार के विभागीकरण की बात की थी उसकी बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर कार्य विशेषज्ञता अथवा पेशेवर होने के आधार पर विभाजन की बात कर रहा है। या आप ये ना समझ लें कि लोक चयन उपागम जो है राजनीति प्रशासन जो है अलगाव को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे रहा है। यहाँ पर सिर्फ यह क्या कर रहा है कि कार्य विशेषज्ञता, यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस होंगे वो प्रोफेशनल होंगे, आपने फैसला कर लिया राजनीतिक स्तर पे, अब उनको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी जो है वो इंस्टीट्यूशंस को दे दी जाए और उनको स्वायत्तता दे दी जाए ताकि वो प्रोफेशनल तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दें। इसको एग्जाम्पल्स ऐसे समझ सकते हैं आप कि भाई सड़क परिवहन किन किन मार्गों पे होना है, नहीं होना है, बसों का रखरखाव कैसे किया जाना चाहिए, उनकी कीमतें क्या होंगी, यह सब कार्य जो है परिवहन निगम को आप उनको छोड़ दें उनके ऊपर, और आपका तो सिर्फ इतना ही जो है निर्णय होना चाहिए कि हम जो है राजस्थान में या अपने राज्य किसी भी राज्य में परिवहन अंतर्राज्यीय स्तर पे करेंगे, या हम जो है परिवहन का जो संचालन है वह उसकी कीमतें क्या निर्धारित करेंगे, यानी कि नागरिकों को किस कीमत पर हम ये सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, तो मेजर रूट्स क्या होंगे, इन सब का फैसला तो आप उच्च स्तर पर कर लीजिए, लेकिन जो ऑपरेशनल है, संचालन की जो जिम्मेदारी है वो प्रोफेशनल तरीके से होनी चाहिए, और इसके लिए आपको परिवहन निगमों को अधिक स्वायत्तता देनी चाहिए। यानी नीति निर्माण आप राजनीतिक स्तर पर करें, परंतु जो उसका जो संचालन है उसमें आप संस्थाओं को पेशेवर तरीके से उनको संचालित करने की इजाज़त दें ताकि वो कॉम्पीट कर सके अपने वस्तु और सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर, कीमतों को लेकर। तो इस दृष्टि से यह कार्य विशेषज्ञता के आधार पर राजनीति और प्रशासन में अलगाव की बात करता है। तो संक्षेप में हम क्या कहेंगे कि यह नौकरशाही के स्थान पर संस्थागत बहुलवाद की वकालत करता है। मेरे ख्याल से अभी तक आपने समझ लिया होगा कि लोक चयन जो उपागम है वो केंद्रीकृत शक्ति के बजाय यह क्या चाहता है, बहुसंगठनात्मक, स्वायत्त और एक पेशेवर कार्यात्मक व्यवस्था की बात करता है ताकि इसमें वस्तु और सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर हो, नागरिकों को सही कीमत पर वस्तु और सेवाओं की उपलब्धता मिले। और इसके लिए ज़रूरी है कि निजी क्षेत्रों को भी यह मौका मिले। तो बिना निजी क्षेत्र के ये फिर एक प्रकार की नौकरशाही व्यवस्था ही हावी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें पर्दे के पीछे से लोक चयन उपागम जो है वो निजी क्षेत्रों को अधिक अवसर, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और वितरण में अधिक अवसर की बात करता है। यानी वो चाहता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर हम बढ़ें, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य सामान्यतः एक समाजवादी आवरण ओढ़ लेता है और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण में राज्य जो है वो प्रमुख भूमिका निभाता है, तो निजी क्षेत्रों को मौके नहीं मिलते हैं। तो ये कहता है कि कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र अपने पास रखिए और अनेक क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों को आने की इजाज़त दीजिए ताकि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में लोगों को वस्तु और सेवाओं की उपलब्धता में लोगों को चयन और छोड़ने का अवसर मिले। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। तो अब कुल मिलाकर लोक चयन उपागम जो है हम कहें कि भाई ये क्या डायरेक्टिव्स क्या दे रहा है, दिशा निर्देश क्या दे रहा है लोक प्रशासन के लिए, इसका कह सकते हैं कि क्या
निर्देश है कि भाई लोक प्रशासन को कैसे संचालित किया जाना चाहिए या लोक प्रशासन के प्रति इसका क्या दृष्टिकोण है, तो आप देखिए ये कहता है कि भाई मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस होना चाहिए। ये जो है बात अक्सर आपने सुनी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बात शुरुआती दौर में कही थी कि हमारी जो सरकार है वो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि हम वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और वितरण में सभी प्रकार के कार्य सरकार ही नहीं करेगी, हम नागरिकों को भी यानी निजी क्षेत्र के लोगों को भी मौके देंगे, वह भी आए और अर्थव्यवस्था के संचालन में अपनी भूमिका निभाएं। यानी निजी क्षेत्रों को और अधिक अवसर मिलेंगे बिजनेस करने का। तो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब ये हुआ कि सरकार जो है बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी लोगों को, खुद नहीं औरों को भी साथ में लेकर। तो ये मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब ये हुआ बेटर गवर्नेंस, है ना। और मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब हुआ कि सारे क्षेत्र सरकार ही नहीं संचालित करेगी, सरकार केवल आधारभूत जो संरचनाएं हैं या ऐसे क्षेत्र जहाँ निजी क्षेत्रों के लिए आना संभव नहीं है, जहाँ उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है या मान लो इन्वेस्टमेंट कर भी दे तो कई वर्षों के पश्चात उनको मुनाफा मिलेगा, तो निजी क्षेत्र सामान्यतः ऐसे व्यवसाय को करने में रुचि नहीं रखते हैं जहाँ उनको बहुत अधिक पैसा लगाना पड़े और कई वर्षों के बाद उनको मुनाफा मिले। तो वो ये चाहते हैं कि ये जो आधारभूत संरचनाएँ हैं या राष्ट्रीय विकास के लिए जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिसमें निजी क्षेत्र नहीं आ रहे हैं लेकिन वस्तु और सेवाओं की आवश्यकता है नागरिकों को या राष्ट्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ऐसे क्षेत्र सरकार के हाथ में होने चाहिए। जैसे बिजली है, परमाणु ऊर्जा है, पर्यावरण है, या हम कह सकते हैं कि आप राष्ट्र की सुरक्षा की बात है। तो ऐसे क्षेत्रों में सरकार जो है सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, ये सब सरकार के पास होनी चाहिए। और जहाँ तक सैटेलाइट है उसको बनाना, उसको लॉन्च करना, ये बहुत खर्चीला काम हो रहा है, तो इसमें सरकार को ये काम करना चाहिए। लेकिन जब जो टेलीकम्युनिकेशन की सुविधा देनी है तो उसमें केवल BSNL ना हो, सरकार ही नहीं हो, उसके अलावा निजी अनेक प्रकार के जो है प्लेयर्स मार्केट में अवेलेबल होने चाहिए ताकि आप उनको जो है बैंडविड्थ जो है उनको उपलब्ध करा दें और वो जो है कम्युनिकेशन की सुविधाएं नागरिकों को दें। तो केवल BSNL ना हो, एयरटेल भी हो, जियो भी हो, और भी वोडाफोन भी हो, आइडिया भी, जो भी जितने भी प्रकार के जो लोग हैं वो आना चाहते हैं वो आएँ और जो दूर संचार के इस प्रोसेस में मदद करें, उसमें व्यापार करें। लेकिन जहाँ तक मैंने आपको बताया कि सैटेलाइट लॉन्च करना है और जो है बैंडविड्थ या वो सिक्योरिटी की बात है, डेटा सिक्योरिटी की बात है, ये सब काम सरकार करे, क्योंकि ये निजी क्षेत्रों के लिए न तो उनको हम अलाउ कर सकते हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है। तो ये जो महत्वपूर्ण जो क्रियाएं हैं वह तो सरकार करे और बाकी जो निजी क्षेत्र कर सकते हैं उनको भी हमें मौका देना चाहिए। तो इस प्रकार से एक स्वस्थ प्रतियोगिता होगी और एक बेहतर गवर्नेंस होगा। तो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब आपने समझ लिया। तो अब इसी का विस्तार कीजिए तो क्या बात निकल कर आएगी कि बड़ा बाजार और सीमित राज्य, यानी राज्य को कम से कम क्षेत्रों तक अपने आप को सीमित रखना चाहिए, यानी अपनी संप्रभु शक्तियों का प्रयोग कुछ ही क्षेत्रों तक करना चाहिए। मोनोपोली जो है वो कुछ क्षेत्रों तक सीमित होनी चाहिए जिसका संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से है, और बाकी जो क्षेत्र है वह सभी कंज्यूमर गुड्स हैं, है ना, वह सब किसको दे देना चाहिए, निजी क्षेत्र के लोगों के लिए खोल देना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर क्या है कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है। ये जो सोच है लोक चयन उपागम वह अब बड़ा बाज़ार की बात करता है। बड़ा बाज़ार का मतलब मेनी प्लेयर्स हु आर प्रोड्यूसर्स, हु आर डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये अभी तक हमने जो पढ़ा वह था लोक प्रशासन के अध्ययन में जो लोक चयन उपागम है उसका क्या योगदान है, उसकी क्या सोच है। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वह है क्रिटिकल थियरी, क्रांतिक सिद्धांत, या हम अगले वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।